हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ पे एक टॉपिक शुरू किया जाए। हम लोग का दूसरा नंबर जो टॉपिक है, पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के परिवर्तन का सूत्र, या फिर इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, कोई से लिख बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं तो डायग्राम बता दूंगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट होगा जो बताने वाला होगा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी ये डायग्राम मैं बना के अलग से बताऊँगा, और ये सब जैसे ही लिखा है इसी में बता दूँगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आया तो फिर वैसे बता दूँगा मैं। चलिए बिना कोई लेट किए बिल्कुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये कैसे खींचा है। सबसे पहले एक लेंस बनाया है, उत्तल लेंस। एक मिनट, उत्तल लेंस बनाया है, और इस उत्तल लेंस को पूरा गोला बना दिया है, मतलब डॉट डॉट करके। उसका भाग हो गया, इसका भाग हो गया, ये डॉट डॉट करके ये बना दिया। इसका अब वो हो गया केंद्र, हो गया, सॉरी, इसका केंद्र हो गया ये, इसका केंद्र हो गया ये किसका केंद्र है? C1 का। इसका मान लीजिए C1 है, ये 2 है, तो ये इसका केंद्र हो गया C1, ये हो गया C2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र इसका C। उसके बाद हाँ, इतना ही आपको अभी जानना है। उसके बाद देखिए ऊपर रखा हुआ है, इसका नाम रख दिया है S/P Q, इतना हमें जान लेना है। चलिए इसको मैं मतलब आपको अलग पेज पे बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ समझ आएगा। तो चलिए इस पेज पे इसको बनाया जाता है, हम लोग खुद से बनाया जाए। सबसे पहले किया क्या है, एक उत्तल लेंस, सॉरी बच्चे, उत्तल लेंस लिया है कुछ इस प्रकार का, है ना। जिसका प्रकाशिक केंद्र हो गया ये, जिसका प्रकाशिक केंद्र हो गया ये। इसको चलिए एक नाम दे दिया जाए S/, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए, इसको मतलब समझना ही ये नहीं है, तो इसका गोला बनाया जाएगा ना भाई। हाँ, तो उसी को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बस डॉट डॉट से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। एग्जाम में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझसे गोला तो नहीं बनेगा, आप लोग को अच्छे से पता है, लेकिन ऐसे ही बना दी। फिर S1 हो गया, S2 को, चलिए S2 को बनाया जाए, मतलब इसका भाग बना दिया जाए। देखिए अगर हो सके तो डेरिवेशन रट जाइए, बहुत ज़रूरी है डेरिवेशन। रटा तो नहीं जाता है, बार बार बनाया जाता है, याद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक अक्ष खींचिएगा जो इसके ठीक बीचों बीच होता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे C। अच्छा ये हो गया, मान लीजिए ये है, ये गोला है 1, ये गोला है 2, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। यहाँ पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, है ना। इस बिंदु को भी कुछ मान लीजिए, क्योंकि ऐसे जब हम लोग बताएंगे ना कि यहाँ से कौन सा ये वाला भाग है, तो बोलेंगे S फलानवा S', तो फलानवा को हम लोग बोल देंगे P, SP S'। इधर से बोलेंगे तो बोलेंगे SQ S', है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जाएगा इसे सीधे इसको, इससे हम लोग रे भेजेंगे ऐसे। एक मिनट, एक बात बताइए, ये तो है विरल, ये है सघन, और फिर ये है विरल। तो मैं पूछना चाहता हूँ विष की ओर। सबसे पहले इसमें एक अभिलंब हम लोग डालेंगे, C1 से अभिलंब डालेंगे, एक C2 से अभिलंब डालेंगे, है ना। तो एक अभिलंब C1 से, एक अभिलंब C2 से। C1 से अभिलंब जो जाएगा इसके लिए काम करेगा, C2 का अभिलंब इसके लिए काम करेगा। तो ये अभिलंब कीजिए, एक सॉरी दूसरा पेन यूज कर लूँ।
ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको बोल दें N1, ये हो जाएगा हमारा N2। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये विरल से सघन में जाएगा तो ये अविलंब है, तो अविलंब की ओर आएगा कि अविलंब से दूर भागेगा? तो विष की ओर, यानी कि इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा घूम जाएगा अविलंब की ओर, यहाँ आ जाएगा। मतलब इस ध्यान रखना है, इसको ला के जो सेकेंड ये होगा नॉर्मल, यहीं पे लाना है इसको, इसी के मतलब बिंदु पे जहाँ पे ये दोनों मिला है, इसी पे लाना है, मतलब यहीं पे लाना है, यहीं पे इसको मुड़ा के यहीं पे ला देना है जहाँ सेकेंड नॉर्मल हो। अच्छा, फिर ये तो नॉर्मल है, जब यहाँ से ये आएगा सघन से विरल में जाएगा, तो सभी से इसको जाना चाहिए कहाँ? इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, ऐसे जाता तो यहाँ मिलता है ना। तो यहाँ जब मिलता तो इसके लिए तो प्रतिबिंब बनाता ना भाई, S के लिए ये प्रतिबिंब बनाता है इस वाले लेंस के लिए। यहाँ पे अगर मिलता, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे जाके ये मिलता ना, यहाँ तो यहाँ I' बनाता, मतलब I' यहाँ पे मिलने का प्रतीत हो रहा है तो I' बोलेंगे। यहाँ पे मतलब मिल नहीं रहा है, हम लोग मिला रहे हैं, प्रतीत करा रहे हैं कि मिल रहा है, इसलिए इसको I' बोलेंगे। अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे जाके मिलता ना, तो ये हो जाएगा S के लिए हो जाएगा ये प्रतिबिंब। अब आइए, इसके लिए कौन सा प्रतिबिंब होता है इसके परावर्तन के बाद? तो अविलंब की, ये अविलंब है, नॉर्मल है ये, इसकी ये इधर जा रहा है, तो वास्तविक में किधर जाएगा? सभी से दूर, सघन से विरल में जाएगा तो सभी से दूर, यानी कि अविलंब से दूर जाएगा, जिधर जा रहा है उधर नहीं जाएगा, और भी दूर जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे, अविलंब से दूर, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अविलंब से दूर भाग के आ गया है इधर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा इमेज। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे I' क्यों लिखते हैं, तो हम बता रहे हैं, अभी बताए हैं, I' इसीलिए लिखी हैं कि अगर देखा जाए तो इसके लिए कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, पूछेगा ना कोई भाई, इसके लिए कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए हमारा प्रतिबिंब बन रहा है S के लिए, इधर से इधर वाले के लिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको ढक लीजिए और उसके बाद देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका। तो ये तो इसके लिए है ना भाई, ये इससे परिवर्तन करके आया है, इससे परिवर्तन करने के बाद डायरेक्ट जो जाके बनता, डायरेक्ट यहाँ पे बनता I', तो इसके लिए I' ही बन रहा है, इसके लिए हमारा बन रहा है I। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आ जाइए, हम लोग ले लें, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा -u, उसके बाद हम लोग ले लें यहाँ से यहाँ तक ले लें हम लोग भी, यहाँ से यहाँ तक ले लें v', ये हो गया R1, ये हो गया R2, R1 मतलब यहाँ से जो मुख्य अक्ष से यहाँ तक दूरी होती है वो उसे वक्तक केंद्र ना बोलते हैं। ये हो गया हमारा R2, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक R2, कैसे C2 है तो R2 नाम रखती हैं, यहाँ C1 है तो R1 नाम रखती हैं। चित्र समझ में आ गया आप लोग, अच्छे से चित्र समझ में आ गया हमें। तो आइए वहाँ पे फिर चलते हैं, हम लोग क्या क्या लिखा है। चलो चलिए देखिए, जब देखा जाए इसके लिए, तो ये तो हो गया सेम वैसे जैसे हम लोग बनाए हैं। अब ये लिखा है आगे जाके, ये लिखे हैं सतह S के लिए, S के लिए, मतलब इसके लिए कौन सा वस्तु काम कर रहा है, देखो तो बच्चों, S के लिए मतलब कहाँ से किरण आ रहा है इसके लिए, तो इसके लिए तो यहीं से किरण जा रहा है ना, O से, तो इसका वस्तु यहीं है, तो बिंदु वस्तु O है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मैं अभी बताया हूँ S का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हाँ I' पे जाके बन रहा है। ये मतलब प्रतीत किया कराया जा रहा है कि यहीं पे जाके बनेगा, तो I' पे बन रहा है, तो इसको बोलेंगे I'। वक्रता त्रिज्या क्या है इसका, S इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये वाला भाग हो गया 1 वाला, तो इसको बोलेंगे R1, क्योंकि इधर जाके बनेगा ना, तो इसको हम लोग ढक लेंगे, समझेंगे कि नहीं है,
इधर से जाके बनेगा तो ये हो जाएगा R1, तो इसके लिए है R1। और ठीक ऐसे ही हम लोग सतह एस क्यू एस डैश के लिए, एस क्यू एस डैश के लिए हम लोग सतह मानेंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं प्रतिबिंब वस्तु कौन सा काम करेगा। तो इसके लिए वस्तु काम करेगा आई डैश। अब आई डैश क्यों काम करेगा, रुक जाइए, आपको तर्कपूर्ण उत्तर देना होगा ना, जैसे समझ में आए, उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, सबसे पहला बात अगर मैं आपको बता दूँ तो एस क्यू एस डैश है, तो इसको पूरा इसे घेर लें, तो इसके अंदर में तो वस्तु हो नहीं सकता, इसके बाहर कहीं वस्तु माना जा सकता है। और देखिए तो इस कौन वाला प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसी का ना प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जो यहाँ बनना चाहिए था वो यहाँ बन रहा है, तो मतलब इसी का बन रहा है यहाँ पे, ये आभास हो रहा है, ये वास्तविक में बन रहा है। तो यहाँ का प्रतिबिंब इस यहाँ बन रहा है, यानी कि वस्तु यहीं ना हुआ भाई, समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, इस सतह में तो वस्तु होगा नहीं, क्योंकि सतह से बाहर ही, और देखिए जैसे मैं एस पी एस डैश के लिए था, तो इसी सतह में वस्तु कहाँ था, इसके बाहर ही ना थी, दूसरी तरफ थी। तो इस सतह के लिए भी वस्तु इसके बाहर ही होगी, ये वाला वस्तु इसकी नहीं है, ये वाला वस्तु एस पी एस डैश के है। तो आ जाइए हम एस क्यू एस डैश के लिए देखते हैं। तो ये ऐसे है, तो वस्तु इधर ही होगी, और इधर होगी। तो सबसे बड़ी बात हम लोग जानते हैं कि एस क्यू मतलब आई डैश का ही प्रतिबिंब बन रहा है, आई यहाँ पे, ये बस काल्पनिक कल्पना हो रही है कि यहाँ पे बन रहा है इसके लिए, एस पी एस डैश के लिए, और ये वास्तविक में बन रही है आई प्रतिबिंब, वो भी एस क्यू एस डैश सतह से। तो इसके लिए प्रतिबिंब ई हो गया, वस्तु ये हो गया, और वक्रता त्रिज्या R2 हो गया। आप लोगों को पता ही है कि ऐसे आके मिलेगा तो C2 नंबर होगा जाएगा, मतलब 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर गोला। इसके लिए इसके लिए इसे R2 बोलेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब I1, प्रतिबिंब I, वक्रता त्रिज्या R2। इसी में टाइम लगा है बस इसको समझाने में, नहीं तो उसके बाद उम्मीद है टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कल ही सीरीज कराया है हम। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र N2/V माइनस N1/U, या फिर N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N-1/R। ऐसे ही ना होता है। तो ये बोलिए, या फिर यहाँ से N1 से भाग दे दिए थे हम लोग, इसमें N1 से भाग दे दिए थे तो हमारी ये आ गया था। तो ये भी ले सकते हैं, फिर ये भी ले सकते हैं। तो हम लोग ये लेके चलते हैं, जब इसने फार्मूला में ये लिया है तो इसका व्यापक सूत्र यही होता है, तो हम लोग यही लेके चलेंगे। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र इतना 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 से सतह एस पी एस डैश के लिए देखिए, तो एस पी एस डैश के लिए इसमें इस पे बनेंगे N2 N1, ये सब ऊपर वाला सेम रहने देना है, ऊपर वाला कोई छेड़खानी नहीं। N2 N1 N2 माइनस N1, ऊपर वाला ऐसे ही रहने देना है। अब भी देखिए, तो भी मतलब क्या होता है बाबू, बताइए बताइए तो क्या होता है। हाँ, वही होता है, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो बताइए, तो प्रतिबिंब कहाँ है, क्या एस पी कौन सा सतह के लिए दिख रहा है हम लोग, एस पी एस डैश के लिए। तो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब आई डैश। देखिए आई डैश कहाँ बन रहा है, आई डैश यहाँ बन रहा है ना, इसको बोलेंगे सी आई डैश, सी आई डैश। N2/, यहाँ पे भी है तो भी की जगह पे लिखे हैं सी आई डैश, माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर N1/U कहाँ है बाबू, देखो तो इस पी एस डैश के लिए U मतलब क्या होता है, वस्तु O। अब O का हम लोग स्थान लिख देंगे कि वो है तो है कहाँ, तो CO, तो इसको बोल देंगे माइनस OC। अब माइनस क्यों बोले हैं बताओ तो बाबू, आपको पता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वो मतलब वीडियो जो था पार्ट 2 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मतलब वीडियो कट जा रही है, इसलिए वैसे हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात रही कि वो क्यों कट रही है, तो वो तो पता नहीं क्यों कट रही है। और दूसरी बात कि उसको अगर ऐड करना हो तो उसके लिए बहुत डाटा चाहिए, और मेरा जियो मतलब और उसमें रिचार्ज है नहीं, इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं तो नहीं गए। तो हम लोग कहाँ थे,
इस फार्मूला में बैठा रहे थे, u मिल गया था, v हम लोग बैठा दिए थे, v मतलब बैठा दिए थे यहाँ पे, u भी इसके जगह पे बैठा दिए थे, माइनस इसीलिए लगाए थे क्योंकि हम ही बताए हैं आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, इसको माइनस यूँ ही बोलेंगे, तो इसको ऋणात्मक, मतलब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है, मतलब जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसके विपरीत में मापेंगे तो निगेटिव होगा। तो यहाँ से दूरी मापा जाता है तो इसके विपरीत में ही मानेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव यू होगा, तो ओ सी निगेटिव लिखेंगे अपॉन N2 माइनस N1 बटा R। तो इसके लिए R क्या है, SPS डैश के लिए R1 C2 नहीं भाई, ये थोड़ी है, R1 है तो CC1 ना होगा, CC1 R1 है CC1, तो CC1 लिखा है यहाँ पे, CC1 ये C है, CC1 समझ में आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा N2 अपॉन CI डैश, यही है सेम, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस N1 अपॉन OC इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन CC डैश, इसको एक नंबर समीकरण मान लेंगे हम लोग। फिर सतह ऐसे ही सतह SQS डैश के लिए हम लोग देखेंगे, देखिए तो है N2 तो N1 अच्छा, ये तो उसमें वो वाला लगा है ना, प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तो। अच्छा बाबू, आप लोग को एक फार्मूला हमको बताया था कि नहीं, शायद नहीं बताया था, चलिए इस फार्मूला पे चला जाए। तो देखिए ये हो गया हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है ना, कब, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, और वहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो हमको आपको बताए थे ना कि N1 बट्टा N2 हो जाएगा। कहाँ N1 बट्टा N2 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे N1 बट्टा N2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग इधर चलते हैं, तो अगर यहाँ पे जाता तो कुछ नहीं करना है, बस N2 की जगह पे अगर प्रकाश इसके विपरीत में जा रहा है, विरल मतलब सघन टू विरल में जा रहा है, तो N2 की जगह पे N1 कर देंगे, N1 की जगह पे N2 कर देंगे, N2 की जगह पे N1 कर देंगे, N1 की जगह पे N2 कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे N2 बटा V है, N1 बटा V ये है इसके लिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो अपवर्तन का सूत्र N1 बटा V माइनस N2 अपन U, यहाँ पे क्या है N2 बटा V माइनस N1 अपन U, तो N2 की जगह पे N1 रख दिए, N1 की जगह पे N2 रख दिए हैं, तो ऐसे मतलब उसको रिप्लेस कर देंगे, बस N1 टू N2 कर देंगे, N2 टू N1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए वहाँ पे हम लोग फिर चलते हैं। तो इसमें प्रकाश देखिए तो इस सतह के लिए अगर बोले, इस सतह के लिए SQS डैश के लिए, तो ये तो सघन हो गया ना भाई, ये हो गया विरल, तो ये सघन टू विरल जा रहा है, प्रकाश सघन टू विरल जा रहा है, तो इसके लिए सघन टू विरल जा रहा है। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं, उस वाले फार्मूला पे देखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है क्या, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 नहीं N2 माइनस N1 थोड़ी होगा, N1 N1 माइनस N2 बटा R, ये हो जाएगा, इस पे हम लोग बना रहे हैं। तो N1 अपॉन V कहाँ है, V SQS डैश के लिए V प्रतिबिंब की दूरी I है कहाँ भाई, I है C से लेके I तक, CI की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक CI। हेलो बच्चों, फिर एक क्लिप बनाना पड़ा है क्योंकि मतलब फिर वैसे ही हुआ जैसे हुआ था, कोई बात नहीं, हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग QS डैश में देख रहे थे, तो N1 अपन V माइनस N2 अपन क्यों, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये वाला फार्मूला आ गया। तो N1 बटा V, इसके लिए V क्या है, SQS डैश के लिए देखिए तो SQS डैश के लिए V I है, तो CI लिखेंगे, N अपन CI, U के I इसके लिए माइनस N2 अपन U क्या है, U वस्तु I है, I डैश,
आई डैश है, आभासी वस्तु आई डैश, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सी आई डैश माइनस एन टू अपन सी आई डैश इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बटा आर क्या है देखिएगा, एस क्यू एस डैश के लिए आर क्या है आर टू, तो सी टू माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि आपतित किरण की दिशा में है, तो उस माइनस सी टू। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इधर की दूरी जितनी दूरियाँ होगी सब माइनस होगी, इसके इधर जितनी होगी सब माइनस होगी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, वन और 2 को ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड किया जाता है ना, तो जैसे में अगर है a प्लस बी बराबर सी प्लस ए, अब b प्लस सी बराबर है d प्लस ए, तो अगर इसको ऐड करेंगे ना तो इस सब एलिमेंट को एक जगह लिखेंगे और ई एलिमेंट को एक जगह लिखेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, है ना? समझ में आ गया? ऐसे लिखते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो इरिस को और ईस्ट को दोनों को ऐड करेंगे। किरिस को नहीं बोले हैं, बोले हैं ईस्ट को और ईस्ट को। किरिस सुनाई दिया है, इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाला n2 माइनस सी आई डैश प्लस n1 अपन ओ सी, और फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस n1 अपन सी आई माइनस n2 अपन सी आई इज इक्वल टू, ऊपर वाला लिखेंगे पहले n2 माइनस n1 अपन सी सी डैश, n2 माइनस n1 अपन सी सी डैश इज प्लस ई वाला लिख देंगे अब, क्योंकि इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो ये वाला लिखेंगे n1 माइनस n2 अपन माइनस सी सी डैश सी सी टू, तो सी सी टू हो गई। अब इसमें काटने वाला देखेंगे, अगर सेम हो और साइन चेंज हो तो कट जाता है, तो n2 बटा सी आई डैश है, यहाँ पे n2 बटा सी आई डैश है, ये निगेटिव में है ये पॉजिटिव में, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसका खिल तमाम। उसके बाद हो जाएगा n1 अपन, उफ यार, तो इसके बाद ये हो गया हमारा। तो हम लोग कहाँ थे, कटा दिए दोनों को, चकचका दिए तो उसके बाद ये बच के n1 अपन ओ सी n1 अपन सी आई इज इक्वल टू n2 माइनस n1। इसमें कोई कॉमन लेने वाला काटने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे जे का तेव लिख देंगे। n1 अपन ओ सी है और प्लस n1 अपन सी आई है। अब देखिए तो n1 को n1 रहने दिया जाए, n1 को n1 रहने दिया जाए। ओ सी का नाम क्या है, ओ सी का है भाई ओ सी, इसको यू बोलेंगे, है ना? तो यू हम लोग साइन पहले ही ले लिए थे, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, जैसे है जेब करते हो, तो यू को यू ही लिखेंगे। तो n1 अपन यू n1 अपन यू n1 अपन माइनस यू, सॉरी बच्चा, n1 अपन माइनस यू होगा, n1 अपन माइनस यू, सॉरी नहीं बोले हैं, मतलब बोले हैं n1 अपन माइनस यू प्लस, मतलब वो नहीं बोले हैं, एक बात बोले हैं, n1 अपन माइनस यू, ओ सी क्या है यू है और यू माइनस में होगा, तो n1 अपन माइनस यू प्लस n1 अपन सी आई क्या है, सी आई भी है, n1 अपन भी लिखे हैं ना, प्लस n1 अपन भी, कुछ नहीं, बस इस सब की जगह पे इसका मान रख देना है, हो जाएगा। सी सी डैश क्या है, सी डैश सी1 आर है R1, तो इसको लिखेंगे R1 और सी2 R2, बस वैसे ही जेब करते हैं लिख दिए हैं इसमें। उसके बाद n1 कॉमन लिए हैं इसमें, तो हो जाएगा 1 मिनट आपको मैं बता दूं, इसको इधर कर दिया है, अब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, इसको इधर कर दिया है, समझ में आ रहा है? बता रहा हूँ, ये हो गया है n1 बट्टा में भी माइनस n1 अपन में u, क्यों? क्योंकि प्लस वाला आगे लेके चला गया है, माइनस वाला पीछे लेके चला गया है, तो ये हो गया है। तो इसके लिए इसमें से n1 कॉमन कर लिया है, तो बच गया है 1 अपन भी माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू n2 अपन n1 कॉमन किया है, इसमें n2 माइनस n1 कॉमन किया है, तो 1 अपन R1, मतलब ऊपर वाला चला गया है, ऊपर वाला जब कॉमन हो गया तो इसको ऊपर वाला खींच लेंगे, तो 1 अपन R1 बच जाएगा, कॉमन मतलब इतना पूरा हो गया, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 1 अपन R1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
1/R2। अभी यहाँ पे -R2 कहाँ से आया मैं अभी बता रहा हूँ। R2 क्या है, निगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसके विपरीत दिशा में मापा गया है, तो R2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ठीक करना है, N1 बट्टा में N1 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, ये 1 - V - 1/U = N गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो इधर भाग में आ गया, इंटू 1/R1 - 1/R2। इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको मतलब वो लिखेंगे ठीक है, ऐसे ही 1/V - 1/U = N2/N1। अब इसको अलग अलग करके लिखे हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई चीज़ हो 3 - 2/6 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3/6 - 2/6, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही है, ये रफ करने के लिए है, वैसे ही था N2 - N1 बट्टा में N1, तो हम लोग लिखे थे N2/N1 माइनस N1/N1, तो N1 से N1 खत्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा, N2/N1 है। एक बात पता है, N2/N1 को N बोलते हैं, बताया है पहले भी। अगर ऊपर N2 हो नीचे N1 हो तो उसको N बोल देते हैं, अपवर्तनांक बोल देते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, तो लिख दिया है। तो ये देखिए, इससे बता दिए कैसे आया है, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया है, तो N1 से N1 कट गया है तो 1 हो गया है, -N2/N1 बच गया है। उसके बाद ये जेम करते हुए रहेगा, और 1/V - 1/U ये N हो जाएगा, क्योंकि N2/N है, N1 है तो N हो जाएगा, N - 1 ये तो हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे, इसको नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा, समीकरण 4 मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक कंडीशन लगाएंगे इसमें, है ना, कंडीशन लगेगा तभी आएगा ये। यदि वस्तु अनंत पर हो तो U = इन्फिनिटी, मतलब U क्या, वस्तु की दूरी, तो अनंत होगा वो, तब प्रतिबिंब। अच्छा वस्तु हम लोग पढ़े थे, वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब अनंत तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। पर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसी पर बनेगा। वस्तु फोकस पर हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। फोकस आ जाएगा तो अनंत हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा तो वक्रता केंद्र ही होगा। अब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समझ में, हम लोग पहले ही पढ़े हैं ये बात। मतलब वस्तु फोकस पे रहे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, मतलब डायरेक्ट होता है, फोकस तो अनंत, अनंत तो फोकस। समझ में आ रहा है ना। तो वस्तु फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अर्थात V = F। V बराबर मतलब क्या होता है, जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, बताता हूँ। मान लीजिए ये हो गया फोकस, फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है तो F ना होगा तो V = F होगा, तो इसको बोल देंगे हम लोग V = F। तो U का मान रखेंगे इसमें इन्फिनिटी तथा V का मान F रखेंगे, तब कितना आ रहा है 1/F - 1/∞। क्यों 1/V, तो V का मान क्या है F, -1/U, U का मान क्या है इन्फिनिटी, N - 1, ये जय का तय रहेगा, मतलब जय कहते हैं। उसके बाद 1/F, 1/∞ क्या होता है, किसी भी कोई भी नंबर के नीचे 0 होता है ना तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। अब मान लीजिए 1/0 हो और इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो 1 गुना 0/1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर भाग में रहता है तो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो 0/1 होगा। 0 से 0 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा तो इसका बातें खत्म हो गया, 0 आ जाएगा। तो उसके बाद 1/F = N - 1 × 1 - R1 - 1 - R2। अब देखिए तो इससे कुछ मैच कर रहा है क्या, इसका RHS बराबर है, इसका भी RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। हाँ जी, या फिर वैसे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए गोली मारिए उसको। देखिए 1/F है, 1/F बराबर ये हो गया, क्या है N - 1 × 1/R1 - 1/R2, इस F के बराबर है, 1/F के ये बराबर है। तो इसके जगह पे 1/F नहीं रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं भाई, क्योंकि इसके बराबर ही है 1/F। क्यों बराबर है, तो अभी हम तो निकाले हैं ना, किसी कंडीशन से निकाले हैं इसको,
तो इसे आ गया 1/f इसके बराबर आ गया। तो इसके जगह पे 1/f का मान रख देंगे। समीकरण 4 तथा 5 से इसका मान आ जाएगा। ये है लेंस मेकर सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए